आज से ठीक 77 साल पहले 1947 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारे देश में सामाजिक बराबरी नहीं थी, या फिर यूं कहें कि कोई व्यक्ति अगर ऊंची जात का था, चाहे वो गरीब हो, लेकिन वो अपना जीवन कैसे भी व्यतीत कर सकता था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नीची जात का है या नीचे वर्ग का है या फिर दलित है, तो उसको जीवन जीने का अधिकार तो था, लेकिन उसका जीवन जानवरों से भी बदतर हालत में था। इसलिए जब देश का संविधान लागू हुआ तो समाज में समानता कायम करने के लिए संविधान बनाते समय हमारे देश के महान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व उनके कमेटी सदस्यों द्वारा जब संविधान बनाया गया तो उन्होंने सभी वर्गों को समानता का हक देते हुए निम्न वर्ग को कुछ छूट प्रदान की, ताकि जिन वर्ग के लोगों ने सदियों से जो तिरस्कार, असमानता व शोषण झेला है, उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिल सके। और इसीलिए संविधान में आरक्षण को जगह दी गई। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को नौकरी व शिक्षा में आरक्षण दिया गया, ताकि यह वर्ग भी उच्च वर्ग के बराबर आ सके। जी नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पीक परफॉर्मर 2024 पर। मैं हूं आकाश और आज हम चर्चा करेंगे संविधान में आरक्षण के मुद्दे पर। संविधान में आरक्षण को जगह क्यों दी गई, संविधान में आरक्षण की सीमा कब तक है, क्या आरक्षण के लिए उस समय कोई सीमा निर्धारित की गई थी। तो आज इसी विषय पर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जब संविधान बनाया गया और उसमें आरक्षण का प्रावधान रखा गया, तो कुछ सवाल जो उस समय सामने आए कि क्या यह आरक्षण सिर्फ पिछड़ों के लिए है या अनुसूचित जाति या जनजाति में जो लोग अगड़े हैं, यानी जो लोग संपन्न हैं, उनके लिए भी है। आरक्षण का लाभ कितनी पीढ़ियों तक होगा या मिलेगा, और या फिर इसमें कोई इनकम की लिमिटेशन होगी, यानी कोई कितनी इनकम तक आरक्षण का लाभ ले सकता है, कानूनी तौर पर यह व्यवस्था कब तक रहेगी। और एक मुख्य सवाल जो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि उस समय जो महादलित या महावंचित वर्ग जो था, जिनकी अभी समाज में ठीक से पहचान भी नहीं हो पाई, कहीं उनका तो हक खत्म नहीं हो जाएगा। ये सवाल उस समय भी कमेटी सदस्यों के सामने उठाया गया था और यही सवाल आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण वर्गीकरण पर फैसला दिया है। सन 1950 आते आते लगभग सभी सवालों के जवाब स्पष्ट हो चुके थे और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और साथ ही लागू हुआ वंचित वर्ग की तरक्की का मार्ग, आरक्षण। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि सन 1990 के दशक में जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी में, यानी अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया। जो लोग सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, उनको आरक्षण की सुविधा अब नहीं मिलेगी, वे लोग क्रीमी लेयर के दायरे में आ जाएंगे। और इसी क्रीमी लेयर को SC ST में भी लागू करने की मांग काफ़ी सालों से चलती आ रही थी। यानी SC ST में भी जो वर्ग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, सुख सुविधाओं से संपन्न हो चुके हैं, उनकी पहचान की जाए और उनको आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए, ताकि जिन लोगों को आरक्षण का अभी तक सीधा लाभ नहीं पहुंचा है, वे वर्ग भी आरक्षण का लाभ उठा सकें। अब इस ओर पहला कदम देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और 7 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि अब राज्य की सरकारें भी इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे अपने राज्य में SC और ST वर्गों को सब क्लासीफाई, यानी उप वर्गीकरण कर सकती है। क्योंकि अभी तक ये अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास था, लेकिन अब राज्य सरकारें भी SC ST वर्ग में उप वर्गीकरण कर सकती है। आरक्षण देश का एक गंभीर मुद्दा है
और इस पर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे तो इस फैसले के बारे में विस्तार से बात करना और इस फैसले को सभी वर्ग के लोगों को समझ आना बेहद ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कैसे सुनाया, कहाँ से शुरुआत हुई, ये सब बताने के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बात करते हैं सीधा फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त क्या क्या बातें कही और सुप्रीम कोर्ट के जिन 7 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया उन 7 जजों के विचार क्या हैं और उन्होंने इस फैसले के बारे में अपनी क्या राय रखी। फरवरी 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब 1 अगस्त 2024 को आरक्षण में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी देने का फैसला सुनाया। इस फैसले के मुताबिक अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के भीतर नई सब कैटेगरी बनाई जा सकती है जिससे अति वंचित वर्ग को आरक्षण का सीधा लाभ मिल सकेगा। और अदालत में फैसले के वक्त इन 5 बातों का जिक्र किया गया कि एससी और एसटी समुदाय के लोग सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते क्योंकि उन्होंने पूरे तंत्र के स्तर पर भेदभाव झेला है। सभी दलित जातियां एक समान नहीं हैं और ना ही उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक समान है। राज्य सरकारें जातियों के बीच भी पिछड़ेपन की शिनाख्त कर सकती है। अगर अछूत होना पैमाना है तो राज्य सरकारों को सटीक आंकड़ों के साथ उसे प्रमाणित करना होगा और भविष्य में राज्य सरकारें आरक्षण उपवर्गीकरण पर अगर कोई फैसला करेगी तो उनकी न्यायिक समीक्षा जरूरी होगी। अब कोर्ट ने यह बात क्यों कही? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सन 2000 राजनाथ सिंह जी की बीजेपी सरकार में हुकुम सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया और इसी कमेटी ने पूरे उत्तर प्रदेश में यह निरीक्षण किया कि कौन सी ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ ले चुकी हैं और किन जातियों को अभी आरक्षण की ज़रूरत है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एससी में जाटवों को और ओबीसी में यादवों को अगड़ा बताया। यानी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति में जाटव जो है आरक्षण का लाभ ले चुके हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में यादव आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं। अब इस रिपोर्ट की काफ़ी आलोचना भी हुई क्योंकि कई लोगों का कहना था कि दोनों समुदायों को चुनकर निशाना बनाया गया क्योंकि जाटव जो हैं बीएसपी यानी मायावती के वोट बैंक थे और यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव के वोट बैंक थे। अब इस कमेटी की रिपोर्ट को पार्टी ने तो माना लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आरक्षण वर्गीकरण के फैसले की न्यायिक समीक्षा की बात कही क्योंकि जब भी एससी और एसटी के वर्गीकरण की बात हो तो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ही ध्यान में रखा जाए और इसमें कोई राजनीतिक हित या द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। अब इस फैसले में जो 7 जज शामिल थे उनमें से 4 जजों ने आरक्षण में क्रीमी लेयर पर भी अपना समर्थन दिया। इन्होंने कहा कि राज्यों को एससी एसटी समुदाय में भी क्रीमी लेयर की पहचान करनी होगी। इसके लिए राज्य अनिवार्य रूप से पॉलिसी बनाए जिसमें उन्नत हो चुकी जातियों को आरक्षण के दायरे से बाहर लाया जा सके। अब कई जानकारों ने इस पर अपना तर्क भी दिया कि यदि किसी एससी या एसटी समुदाय का व्यक्ति अगर कोई बड़ी पोस्ट हासिल कर लेता है और अब अगर उसके बच्चे भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो फिर उन लोगों का क्या जो भूमिहीन है, जो समाज की बिल्कुल निचली धारा में है। इसलिए अगर एससी में भी क्रीमी लेयर को लागू कर देंगे तो जो वंचित वर्ग है उनको आरक्षण का लाभ मिलना ज़्यादा आसान हो जाएगा और यही आरक्षण का मूल मकसद था। अब यह क्रीमी लेयर क्या है इसको भी समझते हैं। अभी ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर का प्रावधान है जिसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 8 लाख से ऊपर है तो वो क्रीमी लेयर के दायरे में आता है और वह आरक्षण का और लाभ लेने का हकदार नहीं होगा। ये तो रही कोर्ट के फैसले की बात। अब इस फैसले से समाज के कई वर्ग तो खुश दिखाई दिए और समाज के कई वर्ग इस फैसले से असहमत दिखाई दिए। अब जो समाज इस फैसले से खुश है उनमें मुख्य रूप से वाल्मीकि समाज
दानक समाज, सांसी समाज, धोबी, पासी, भील, झीमर और बावरिया समाज आदि। और जो समाज इस फैसले से असंतुष्ट नजर आया उनमें मुख्य रूप से जाटव समाज शामिल है। और कहीं कहीं तो इसमें समाज का मिला जुला रूप भी देखा गया, जिनमें वाल्मीकि समाज भी, दानुक समाज भी, काफ़ी समाज के लोगों ने इस फैसले का विरोध भी किया। कल चाहे किसी की भी सरकार बने, लेकिन आज भी हमारे देश के 80% नेता, 80% बिजनेसमैन, अमीर लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। जस्टिस पंकज मित्तल कहते हैं कि आरक्षण सिर्फ एक पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। यदि एक पीढ़ी आरक्षण के माध्यम से उच्च स्थिति तक पहुंच गई है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं होना चाहिए। और ऐसी न जाने कितनी आरक्षण विरोधी बातें हमेशा से उठती रही है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने 6-1 से अपना यह फैसला सुनाया और इन्हीं 7 जजों में से एक चीफ जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इस फैसले पर असहमत नजर आई। उन्होंने कहा कि उप वर्गीकरण राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ के समान है। अनुच्छेद 341 का उद्देश्य SC/ST सूची में भूमिका निभाने वाले किसी भी राजनीतिक कारक को समाप्त करना था, क्योंकि अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों की सूची में राज्य सरकारों द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा ही जातियों को राष्ट्रपति सूची में शामिल या बाहर किया जा सकता है। अब इसमें राज्य की जातियां खुद को SC/ST में शामिल करवाने के लिए सरकार से गुहार लगाएंगी और अगर उनकी गुहार नहीं मानी गई तो वे और भी तरीके अपनाएंगे, जैसे हमने पहले भी देखे हैं। और फिर राज्य सरकारें भी जातियों से वादे करना और अपना राजनीतिक हित साधना शुरू कर देंगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी अफर्मेटिव एक्शन जिसमें वर्गीकरण भी शामिल है का उद्देश्य यही होना चाहिए कि पिछड़े समुदायों को भी समानता का अधिकार प्राप्त हो सके। राज्य उन जातियों के असमान प्रतिनिधित्व के आधार पर वर्गीकरण कर सकता है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच उप वर्गीकरण हो सकता है ताकि जो अधिक पिछड़ी जातियां हैं उन्हें अलग से कोटा देकर आगे लाया जा सके। जो समाज आज भी वंचित है और जिन्हें आज तक आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, उन लोगों के लिए तो यह कानून उपयोगी है। लेकिन कब तक? आज नहीं तो कल वो जातियां भी क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगी और उन्हें भी आरक्षण के दायरे से बाहर होना पड़ेगा। और राज्य सरकारें इसमें अपना द्वेष भाव या हित ना साधे, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे सन 2000 और 2002 में राजनाथ सिंह जी की उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने यादवों को और जाटवों को समृद्ध जाति बताया था, क्योंकि ना तो जाटव बीजेपी के वोटर थे और ना ही यादव बीजेपी के वोटर थे। और आज भी स्थिति वही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और निशाना अब फिर से जाटव ही होंगे। और ऐसे ही भविष्य में जो जाति राज्य सरकारों के पक्ष में नहीं होंगी तो हो सकता है वो जातियां भी जल्दी क्रीमी लेयर के दायरे में आ जाएं। तो हमारी सभी समाज से यही गुजारिश है कि इस राजनीति के चक्कर में आपसी भाईचारे को खराब ना किया जाए। आरक्षण में उप वर्गीकरण सही है, लेकिन क्रीमी लेयर को लागू ना होने दिया जाए। एकजुट होकर समाज के हक के लिए आवाज़ उठाई जाए और सरकार के आगे यह बात रखी जाए कि कुछ लोगों के कामयाब होने से पूरी जाति को समृद्ध ना कहा जाए, क्योंकि इसका भी एक मापदंड होना चाहिए, एक सीमा तय होनी चाहिए कि कब एक व्यक्ति या परिवार को समृद्ध माना जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं हमारी ये पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें, ताकि हमें भी थोड़ा हौसला रहे समाज के लिए क्या सही और क्या गलत है उन तथ्यों पर बात करना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।